जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। उत्तम स्टडी में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 3 केमिस्ट्री का मॉडल सेट 3 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ये 1 से 35 तक के पार्ट 1 में रहेगा और उसके बाद में 36 से आपका मॉडल सेट 2 रहेगा, जिसमें देखते हैं कि 1 से 70 में आपको 35 अभी हम करवा रहे हैं। इसके बाद में इसका मॉडल पेपर 3 का पार्ट 2 36 से आगे रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या कहता है। जो मैं मॉडल सेट करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आराम से देख लेते हैं तो इसी पैटर्न पे आएगा। मॉडल सेट 2 निकला है मार्केट में, लेकिन ये वाला ओरिजिनल है, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। और जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन कर लें और इसका पीडीएफ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने की वजह से क्या होता है, हमेशा पूछा जाता है। क्या बोला? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को कहेगा बेरबेदार ठोस। क्या बोलेगा? बेरबेदार ठोस। तो बोलिएगा कि बेरबेदार ठोस क्या है? तो भाई ये तो अणु नजर आ रहा है तो आणविक ठोस हो गया, ये भी अणु नजर आ रहा है तो आणविक ठोस हो गया, ये ग्रेफाइट क्या हो गया? सहसंयोजक ठोस हो गया। तो प्लास्टिक यहां पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, इट मींस बेरबेदार ठोस। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, कहता है घनाकार इकाई सेल में पिंड केंद्रित में परमाणुओं की संख्या, आपको 2 चीज पूछ सकता है, परमाणु संख्या पूछ देगा या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा। तो परमाणुओं की संख्या की बात करेगा तो परमाणु संख्या किसमें हो जाएगा भाई? BCC। पिंड के कहने का मतलब BCC। तो BCC में परमाणु का संख्या कितना होता है? 2 होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोना पे रहता है तो 1/8 गुने कोना करते हैं तो वहां से 1 प्राप्त हो जाता है, और एक पिंड में रहता है तो 1 और 1 कितना? 2 होता है। जैसे कि चलिए आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, दिखा देता हूं आपको इस तरीका से। लो, ये जो है इस तरीका से कोना पे रहता है और कोना के अलावे कहां रहेगा भाई? पिंड में रहेगा। कहां रहेगा? पिंड में रहेगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं। अगर जेड निकालना होता है तो 1/8 गुने 8 प्लस 1/1 गुने 1, तो 1 1 1 1 यहां से 1 यहां से कितना हो जाता है? 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 2। कहता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर देखते हैं कि क्या कह रहा। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। आराम से देखिएगा कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। अब ब्रेविस जालक पूछ दिया, या तो पूछेगा ब्रेविस जालक या पूछेगा क्रिस्टल तंत्र। ब्रेविस जालक पूछे या क्रिस्टल तंत्र पूछे तो क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 हो जाएगा और ब्रेविस जालक की संख्या कितना हो जाएगा? 14। जैसा कि हम बताए हैं कि CTO माहिर तक ट्रिक बताए हैं, आगे भी मैं क्वेश्चन करवाया उसमें बता दिया हूं कि घनाकार में ब्रेविस जालक की संख्या कितना होता है? 3 होता है, ठीक है ना। टेट्रागोनल में 2 होता है। इस तरीका से हम बता दिए CTO, इस तरीका से 3 होता है, 2 होता है, 4 होता है, इसका 3 2 4 2, और बाकी मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक, यहाँ पे रोम्बो, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, और एक क्या होता है? CTO माहिर, हेक्सागोनल। ये तीनों का कितना होता है? 1-1 होता है ब्रेविस जालक। कितना होता है? 1-1। तो इस प्रकार ब्रेविस जालकों की संख्या कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम जाता है? तो घनत्व कब कमेगा? द्रव्यमान कब कमेगा? जब अणु बाहर निकल जाएंगे। जब अणु बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। तो ये सब काम होता है शॉर्टकी दोष में। किस में होता है? शॉर्टकी दोष में कि धान आयन और ऋण आयन जोड़ा में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन फ्रैंकल में क्या होता है कि धान आयन का आकार छोटा होने के कारण क्या करता है? अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। अपना स्थान क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है मोलरता को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि मोलरता, एक होता है मोलरता और एक होता है मोललता। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता कहने का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी को व्यक्त किया जाएगा तो मोल पर लीटर। तो यहां आपका ऑप्शन हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा भाई?
मोल पर लीटर। इस प्रकार से आपको याद करना है। अगर मोललता रहता तो मोल पर केजी, मोललता होता तो आपका मोल पर केजी होता, लेकिन यहां बोल दिया मोलर रहता तो मोल पर लीटर। अच्छी तरीका से याद रखेंगे इसको। अब देखेंगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि विलायक के 100 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है। कितना ग्राम विलायक है? विलायक के 100 ग्राम है और कितना ग्राम है? ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है। तो भाई कहता है कि घोल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मतलब कितना आएगा, कितना मोललता आएगा। तो आप लोग सीधा से जानते हैं कि मोलरिटी बराबर क्या होता है। मोलरिटी बराबर क्या होता है? ये कौन सा कलर चलेगा? अच्छा, मोललता बराबर क्या होता है भाई? मोललता बराबर होता है विलेय का ग्राम भर, विलेय का ग्राम भर बटा विलायक का विलायक का ग्राम भर, ग्राम भर है ना। तो ये इसमें इस तरीका कहेगा, कह रहा है विलायक कितना है? विलायक के 100 ग्राम के, तो विलायक दे दिया है 100 ग्राम और ग्लूकोज कितना है भाई? तो ग्लूकोज यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा N बराबर NB बराबर WA। तब यहां से हम आगे कर सकते हैं WB बटा MB गुने कितना करेंगे? 1000 बटा WA। तो भाई WB कितना है? WB दे दिया 18 ग्राम और ग्लूकोज का MB कितना होता है? 180। तो 18 बटा 180 गुने 1000 बटा 1000। तो ये 1000 से 1000 तो खत्म हो गया। तो ये बचा कितना? 18 बटा 180 यानी 0.1। आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा मोलल, क्योंकि मोलल रहता का इसलिए 0.1 मोलल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देकर के। 7वां नंबर कहता है कि किसी तनु घोल, क्या बोला? किसी तनु घोल का आणविक द्रव्यमान, आणविक अनुगुण संख्या निर्भर करता है। किसी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा भाई? तो विलेय की प्राकृतिक पर, विलायक की प्राकृतिक पर, कि विलेय कणों की संख्या पर और विलायक कणों की संख्या पर। तो कहता है कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? तो विलयन का एक गुण है जो विलेय कण के संख्या पर निर्भर करता है। तो बताइए कौन कह रहा है? विलेय कण की संख्या पर। यह डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन पूछ दिया है आपको कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? तो विलयन का वैसा गुण जो विलेय कण के संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि किसी विलयन के प्रसरण दाब, प्रसरण दाब मतलब पाई, जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रसरण दाब को किस संबंध में व्यक्त किया जाता है, किस तरीका व्यक्त किया जाता है? तो आप लोगों को मैं फॉर्मूला बता दूं कि पाई बराबर होता है CRT होता है। अगर ये डायरेक्ट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पाई बराबर CRT दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब आगे पीछे किया है तो क्या किया है? पाई बराबर CRT, ये तो नहीं होगा, पाई बटा C। अच्छा C को इन्हें कर दिया तो आपका ऑप्शन बी सही है। पाई यहां C को क्या कर दिया, इधर बराबर किधर आएगा? तो क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं। विद्युत द्वारा, विद्युत धारा की वह मात्रा, विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर मुक्त करती है, तो कितना फैराडे? तो कॉपर सल्फेट के कितना? 1 मोल। तो 1 मोल ज्ञात करने के लिए कितना फैराड की आवश्यकता पड़ेगा? 2 फैराड की आवश्यकता पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण का उपयोग करते हैं? तो कहता है कि फैराडे के प्रथम नियम में, फैराडे के प्रथम नियम क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जमा होता है वो आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पे देखिएगा जो हम लोग बुक में देखते हैं तो M को W कहता है, तो W बराबर ZIT पढ़ते हैं, तो यहाँ पर C कर दिया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से
क्या परिवर्तन होता है? तो मोलर चालकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर सांद्रता घटेगा तो क्या होगा? मोलर चालकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल जिसे हम पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते उसको प्राथमिक कहेंगे, और जिसको रिचार्ज करके चार्ज करके पुनः उपयोग कर सकते हैं, लिकलांस, गैल्वेनिक, मरकरी, ये सेकेंडरी सेल है जिसको संचायक सेल कहेंगे। तो प्राथमिक सेल नहीं है, तो ये जो है लेड संचायक को चार्ज किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? कहता है कौन है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो तापमान देंगे तो अभिक्रिया बढ़ेगा घटेगा, दाब देंगे तो भी बढ़ेगा घटेगा, सांद्रता ज्यादा रहेगा तो तेजी से होगा और कम रहेगा तो कम होगा। तो इनमें से सभी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है ना। कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या है? तो वेग स्थिरांक का इकाई का शून्य कोटि कहेगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और प्रथम कोटि कहेगा तो सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा इसमें से 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखना है कि यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी होती है, 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो इसको 50% होने में कितना समय लगेगा? तो भाई रे आपको 16 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 16 मिनट। 50% पूरा होने के लिए कितना लगेगा? 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, कहता है किसी अभिक्रिया का वेग जो है निम्नांकित रूप से व्यक्त करता है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? कोटि के हम जानते हैं कि अभिकारक के सांद्रता के घात को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। तो भाई समीकरण में सांद्रता A का घात कितना है? 2, और B का घात कितना है? 1। टोटल कितना हो गया भाई? 3। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि किसको कहते हैं? तो वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घात के योगफल को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होता है। जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण में कम उष्मा और रासायनिक अधिशोषण में ज्यादा उष्मा। तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, और रासायनिक में बोलेगा तो 80 से 240, 80 से 240 रासायनिक में हो जाएगा, और भौतिक में कितना हो जाएगा भाई? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है कहलाता है। जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम। पृष्ठ तनाव समझते हैं ना कि कोई पदार्थ को रखते हैं और उस पर तैरने लगता है, वो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ सक्रिय कारक के कारण जो होता है जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? ए भाई कोलाइडी विलयन कौन करेगा? जो घुल जाएगा ना वो तो वास्तविक विलयन का निर्माण करेगा, और जो बढ़िया से नहीं घुलेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा? कोलाइडी विलयन का। सोडियम क्लोराइड, नमक घुल जाएगा वास्तविक विलयन बना देगा, ग्लूकोज भी घुल जाएगा वास्तविक विलयन बना देगा, लेकिन स्टार्च जो है ना, स्टार्च कोलाइड विलयन का निर्माण करेगा। जब स्टार्च घोलेंगे तो हमको दिखेगा, और प्रकाश जब प्रवाहित करेंगे तो चमकेगा, और चमकने की क्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जब प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो उसमें कण जो है टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा, वो टेढ़ी मेढ़ी गति को बरौनी गति कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्च जो है क्या करेगा? कोलाइडी विलयन निर्माण करेगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन पायसिक कारक है? पायस बनाने हम लोग तेल का उपयोग करते हैं, लेकिन पायसिक कारक कहेगा तो हो जाएगा साबुन। पायस बनाने में तेल का उपयोग करेंगे, लेकिन पायसिक कारक हो जाएगा, पायसिक कारक हो जाएगा क्या? साबुन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का ZnCO3, ZnCO3 का फॉर्मूला होता है कैलामाइन, और कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है भाई। कहता है मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मॉन्ड प्रक्रम में हम लोग करते हैं निकल का, मॉन्ड प्रक्रम में करते हैं निकल का, और बान आर्केल अगर रहेगा तो टिटेनियम और जिरकोनियम,
ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन को परिवर्तन कर देगा कि बॉन्ड पर अगर हम पूछा तो निकल, लेकिन अगर बॉन्ड बॉन आर्कल विधि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, टिटेनियम और जर्कोनियम हो जाएगा। फिर कहता है 23 नंबर क्वेश्चन, थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? थर्माइट विधि में ऐसे कहेगा अवकारक तो कारण बोल देगी, लेकिन कहेगा थर्माइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, तो हम कहेंगे सोडियम। कौन भाई? सोडियम। कहता है अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 24 नंबर के लिए हम लोग यहां देखेंगे कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में से कौन धातुमल निकलता है? धातुमल क्या होता है? तो गैंग और फ्लैक्स मिलकर के द्रवणशील पदार्थ बनाता है, उसको क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। गैंग क्या होता है? अयस्क में जो अशुद्धियां होता है उसको गैंग कहते हैं, और गैंग निकालने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं उसको कहते हैं फ्लैक्स कहते हैं, और गैंग और फ्लैक्स जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं या अस्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुमल या अस्लैग। तो इस प्रकार से आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन को रिपीट करना, रिवीजन करना, बात समझ रहे ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, ए भाई सबसे कम क्वथनांक होता है हीलियम का। हीलियम सबसे हल्का गैस है, हालांकि हीलियम से भी हल्का गैस हाइड्रोजन है, लेकिन वो क्या होता है? विस्फोटक होता है। लेकिन ये हीलियम जो है हल्का गैस है और विस्फोटक नहीं है, अक्रिय है। तो 26 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? तो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए हम बताए थे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये तीन जो है बनाएगा हाइड्रोजन बंध। तो ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये क्लोरीन HCl नहीं बनाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कि HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाता कौन है? अमोनिया, फिर बनाएगा जल, फिर बनाएगा HF। चलिए, तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? संभारिक नहीं, संभारिक में भार समान रहता है, अलग अलग तत्व का। समव्यवी नहीं, समव्यवी में संरचना अलग होता है, एक ही सूत्र का। और अपरूप कहता है कि एक ही तत्व का अलग अलग रूप को अपरूप कहते हैं। तो ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का O3, ये क्या है? दोनों आपस में क्या है? अपरूप है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक है? जिसमें 2 OH मौजूद रहेगा तो उसको क्या कहेंगे भाई? द्विभाषमिक है। तो आप देखेंगे H3PO3, देखिए इसका संरचना कैसा होता है? P डबल बॉन्ड O, OH और सिंगल बॉन्ड H। इसमें कै गो H मिला भाई? 2 OH मिला, तो क्या हो जाएगा? 2 भाषमिक। तो 2 भाषमिक कौन हो जाएगा? फास्फोरिकम, H3PO3। आगे कहता है 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व को, और संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत है? तो हो जाएगा डी ब्लॉक के अंतर्गत। डी ब्लॉक में जो होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, पारा का डी कक्षक पूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, नहीं कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? ऊपर पूछा कि संक्रमण तत्व केकरा कहते हैं, कौन ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं? तो डी ब्लॉक के। नीचे पूछ दिया कि निम्नलिखित से कौन संक्रमण तत्व है? तो भाई कॉपर और लोहा। हम बताए थे ट्रिक कि सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी, है ना? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, जिंक, इस तरीके से हम बताए थे। तो आपका लोहा और कॉपर जो हो जाएगा डी ब्लॉक का तत्व है, यानी संक्रमण तत्व है। तो बढ़ते हैं भाई 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में सॉरी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम लोग बताए थे कि क्रोमियम हो या कॉपर हो या सिल्वर हो या मोलिब्डेनम हो, इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन डी में रहेगा तो एस से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 5 हो जाता है। तो बताइए कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन और डी में 5 इलेक्ट्रॉन कहां है? तो आपका आर्गन, ये 18 6 24, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। हालांकि डी में 5 नहीं 4 होता था हमारे सिस्टम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार, अब बाहु के नियम के अनुसार, लेकिन यहां पे एस में से डी 1 ले लेता है,
किस लिए लेता है भाई? अस्थाई होने के लिए। किस लिए? अस्थाई होने के लिए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो 4f रहेगा तो लैंथेनाइड, और 5f रहेगा तो एक्टेनाइड। 4f रहेगा तो लैंथेनाइड और 5f रहेगा तो एक्टेनाइड। तो लैंथेनाइड सीरीज ए ब्लॉक का तत्व होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जो थोड़ा कहता है एफिसियन के हॉल 6 और 3 पर माइनस में एफी की ऑक्सीकरण अवस्था है। ना समझा? कह रहा है एफिसियन के हॉल 6। तो भाई जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, और साइनाइड माइनस लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो -1 गुने कितना कर देंगे? 6 कर देंगे, और बराबर -3। आई -6 बराबर के इधर आवेगा तो x बराबर +6 -3 घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +3। तो +3 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। आगे कहता है कि CuNH3 के हॉल 4 और 2+ में प्रसंकरण होता है। देखिएगा इस 34 नंबर क्वेश्चन को मैं डील करता हूं थोड़ा बढ़िया से, लेकिन 35 क्वेश्चन तक आज बनाना है, तो मैं बता देता हूं 35 पहले कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है भाई? विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलेगा कौन हो जाएगा? B और C जल में घुलेगा। वसा में कौन घुलेगा? A, D, E के एडेक। उसके बाद में कहेंगे विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। कमी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी को होता है थायमिन, इसके कमी से बेरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है अस्कॉर्बिक एसिड, इससे अस्कर्बी रोग होता है, मसूड़ा उसड़ा फट जाता है। डी का कैल्सिफिरॉल जिसके कमी से रिकेट्स होता है और बूढ़ों में अस्टिमलेशिया होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरॉल होता है और उसको कमी से जनन संबंधित रोग होता है, यानी बांझपन होता है। विटामिन के फिलोक्विनोन जिसमें आपको हेमोफीलिया होता है, यानी रक्त बहने की प्रवृत्ति, यानी रक्त थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना? विटामिन ए की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। तो उसके बाद में डिटेल करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की प्रसंकरण की ओर बोलता है। तो भाई एक बार मैं आपको बता दिया, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 34 में सबसे पहले कि प्रसंकरण पूछेगा, तो प्रसंकरण पूछेगा से तो पूछेगा ही भाई, लेकिन प्रसंकरण के साथ आपको बहुत सारा चीज पूछ सकता है। क्या पूछेगा? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा। क्या पूछेगा? तो कॉपर यानी Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 29। तो इसको लिखेंगे 1s2। ठीक है ना? लेकिन इस प्रकार इसका अगर मान लीजिए कोई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसका आंसर sp3 हो जाएगा, मैं डिटेल कर देता हूं। ठीक है? उसके बाद में Cu का 29 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और 3d कितना होता है? 3d 9 होता है। अब भाई पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा 0 और +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा? +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 4s से निकालेगा भाई, तो बचेगा बाहर में बचेगा 4s, 4p और 4d बचेगा। तो एक कक्षक, एरा में 3 कक्षक, इसमें 5 कक्षक होता है। तो लिगैंड जा रहा है NH3 जो कि मजबूत है, खाली वाला में जाएगा एगो S में और 3 गो P में। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अनुचुंबकीय और सब जोड़ा मिलेगा तो प्रतिचुंबकीय। इस प्रकार से मैं 35 क्वेश्चन विटामिन बी के बारे में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है ना? और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। इस प्रकार मैं 35 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया। पार्ट 2 में ये मॉडल पेपर 3 है, मॉडल पेपर 3 का पार्ट 2 में मैं 36 से 70 तक करवाऊंगा। ठीक है? इस प्रकार आप उत्तम स्टडी पे बने रहें। उत्तम स्टडी चैनल पे आप लोग को बहुत बहुत स्वागत यहाँ तक देखने के लिए। चलिए बाय।